नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं साम्यावस्था के लक्षणों के बारे में। इसके बारे में साम्यावस्था के लक्षणों के बारे में मतलब कि गुणधर्म, साम्यावस्था के लक्षण मतलब कि गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं केसी तथा केपी के बारे में। केसी और केपी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को भी करेंगे और साम्यावस्था के लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग आज का होगा साम्यावस्था के लक्षण। पहला हेडिंग हमारा क्या है? साम्यावस्था के लक्षण। यार देखो, हमने कल तक तो ये बात देख ली कि साम्यावस्था होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि साम्यावस्था वह अवस्था है जिस पर परिणामी बलों का मान क्या होता है? शून्य होता है और अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की क्या होती है? बराबर। जिस स्पीड से अग्र अभिक्रिया जाएगी उसी स्पीड से पश्च अभिक्रिया जाएगी। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की दर क्या होती है भैया? समान होती है साम्यावस्था पर। और परिणामी बलों का मान क्या होता है? शून्य होता है। इतनी बात हम कल कर चुके थे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि साम्यावस्था पर सांद्रताएं जो होती है वो स्थिर हो जाती है। उत्पाद हो चाहे क्रियाकारक हो, दोनों की सांद्रता क्या होती है? सांद्रता दोनों की स्थिर हो जाती है। इसके अलावा ऐसे सभी गुणधर्म जो कि देखने लायक होते हैं, जैसे कि रंग हो गया, घनत्व हो गया, सांद्रता हो गया, ये सब कुछ भैया वहां पर स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये हम कल पढ़ चुके थे। आज वहीं से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और हाँ, एक चीज हमने कल ये भी देखा था कि साम्य के कितने प्रकार होते हैं। एक समांगी साम्य, एक विषमांगी साम्य। समांगी साम्य का मतलब होता है कि ऐसा साम्य जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद सभी की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? समान होती है। विषमांगी साम्य का मतलब ऐसा साम्य जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद सभी की भौतिक अवस्था मतलब कि प्रावस्था। अवस्था मैंने आपको ये बोला था कि अवस्था बोलने से अच्छा है कि प्रावस्था। प्रावस्था जो होती है वो अगर समान ना हो तो विषमांगी साम्य। फिर मैंने आपको भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य के बारे में बताया था। भौतिक साम्य वो साम्य है जिस दौरान आपको क्रियाकारक और उत्पाद उन दोनों के रासायनिक संगठन समान दिखते हैं, जैसे कि पानी की ठोस अवस्था से पानी की गैस अवस्था या वाष्प अवस्था। तो ये वाला जो साम्य होगा उसमें पानी ही ठोस अवस्था में है, पानी ही वाष्प अवस्था में, पानी का रासायनिक संगठन ठोस और वाष्प दोनों में समान होता है। H2 मतलब कि वो भौतिक साम्य। और अगर मान लो रासायनिक संगठन बदल जाता है, चाहे भौतिक अवस्था समान हो चाहे भौतिक अवस्था भिन्न हो, भौतिक अवस्था कुछ भी हो, लेकिन अगर रासायनिक संगठन परिवर्तित हो गया तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक साम्य। इतनी बात हम कल कर चुके हैं। आज हम लक्षणों पर बात करेंगे। लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है बेटा, साम्य को किसी भी दिशा में प्राप्त साम्य को किसी भी दिशा में प्राप्त किया जा सकता है। साम्य को किसी भी दिशा में प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है, चलो हम इसको समझते हैं। ऐसा समझो कि मैंने कोई अभिक्रिया लिखी 2HI, ये देता है H2 प्लस I2। अभी अभिक्रिया क्या है? साम्य अवस्था में। मैं बोल रहा हूं आपको कि ये अभिक्रिया अभी साम्य अवस्था में। किस अवस्था में है? साम्य अवस्था में। अब मान लो अगर साम्य अवस्था में बोला जाए मतलब कि ये क्या होगा? स्थायी अवस्था है। जब भी कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है मतलब कि अभिक्रिया की प्रवृत्ति है साम्य अवस्था प्राप्त करने की, मतलब कि वो अभिक्रिया क्या है? स्थायी अवस्था में। मैंने आपसे बोला था कि पेंडुलम जो होता है वो संतुलित जब होता है तो उसे हम बोलते हैं पेंडुलम की साम्य अवस्था। जैसे ही आपने यहाँ पे बल लगाया तो पेंडुलम ऊपर चला जाएगा, मतलब कि साम्य अवस्था से विचलित हो चुका है। या अगर मान लो पेंडुलम पे यहाँ बल लगा तब भी हम क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था से पेंडुलम विचलित हो चुका है। जब भी पेंडुलम नीचे आएगा परिणामी बलों का मान जब शून्य होगा तब हम बोलेंगे कि पेंडुलम साम्य अवस्था में आ चुका है। साम्य अवस्था मतलब कि संतुलन की अवस्था, स्थायी अवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस अभिक्रिया के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करोगे तो अभिक्रिया वापस से कहां आने का प्रयास करेगी? साम्य अवस्था में आने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था एक प्रकार की स्थायी अवस्था है। तो ध्यान रखना बेटा, अभिक्रिया आगे से भी चलाओगे तब भी साम्य में आ सकती है, अभिक्रिया को आप पीछे से भी साम्य में ला सकते हो। मैंने अगर शुरुआत में HI लेकर के उसका विघटन करना चालू कर दिया बंद पात्र में तो H2 और I2 बनेगा और साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि अगर आप HI को लेकर के शुरुआत करोगे अग्र दिशा में जाते हुए अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त करेगी। और अगर मान लो आपने शुरुआत में HI ना लेकर के H2 और I2 दिया, H2 I2 मिलेंगे और HI का निर्माण करेंगे। तो अभिक्रिया में साम्य अवस्था किसी भी दिशा में प्राप्त की जा सकती है। आप HI को गर्म करके भी बंद बर्तन के अंदर साम्य अवस्था प्राप्त कर सकते हो, मतलब शुरू यहां से करोगे और साम्य अवस्था को प्राप्त करोगे, ये भी कर सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि बर्तन के अंदर आपने I2 और H2 लिया, उनकी आपस में क्रिया कराई और HI का निर्माण करके आप एक साम्य अवस्था को प्राप्त कर दो। तो यहाँ से शुरू करके भी साम्य अवस्था प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से शुरू करके भी साम्य अवस्था प्राप्त कर सकते हो, अग्र दिशा से शुरू होकर के भी साम्य अवस्था मिल सकती है और इन दोनों को क्रिया करवा करके भी आप साम्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। तो साम्य अवस्था किसी भी दिशा से प्राप्त की जा सकती है। ये यहाँ पर क्या है? पहला पॉइंट, तो आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है साम्य गतिक प्रवृत्ति का होता है, गतिक प्रकृति का होता है। साम्य किस प्रकृति का होता है? साम्य गतिक प्रकृति का होता है। गतिक का मतलब मैंने आपसे कल बात बोली थी कि आप एक तरफ से पानी को गिरा रहे हो अंदर और दूसरी तरफ नीचे से पानी निकल रहा है। पानी का आना और पानी का निकलना चलता ही जा रहा है। ये बताया था मैंने आपको। एक टंकी है, उस टंकी के अंदर यहाँ से पानी प्रवेश कर रहा है, टंकी में यहाँ से पानी प्रवेश कर रहा है और टंकी में यहाँ से पानी निकल रहा है। इस दौरान अगर मान लो पानी का तल कांस्टेंट है, क्या है? पानी का तल कांस्टेंट है, साम्य अवस्था प्राप्त कर रखी है। तो आप क्या बोलोगे? साम्य अवस्था तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी जो है वो
आना और पानी निकलना बंद हो चुका है, पानी का आना और पानी का निकलना अगर समान गति से हो रहा है तो साम्यावस्था प्राप्त होगी। और इस दौरान आप देखो अणुओं की गति निरंतर चलती रहती है, पानी के अणु का आना पानी के अणु का निकलना समान दर से चलता रहता है, मतलब कि अणुओं की गति चलती रहती है, अणुओं में मूवमेंट चलता रहता है, अणुओं के अंदर गति चलती रहती है। इसका मतलब साम्यावस्था जो होता है उसकी प्रकृति गतिक होती है। गतिक का मतलब अणुओं में गति बनी रहती है, मूवमेंट बनी रहती है। अणु आंतरिक तौर पर अग्र दिशा की तरफ पश्चिम दिशा की तरफ दोनों डायरेक्शन में आने जाने का काम करते रहते हैं। यही होता है भैया साम्यावस्था। साम्य एक प्रकार की गतिक प्रकृति का होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि भैया अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है, अभिक्रिया रुक चुकी है, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया रुकती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पानी के अणु आ रहे हैं उसी दर से पानी के अणु जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या पानी का तल क्या मिलेगा कांस्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पानी के अणुओं की गति रुक चुकी है, अग्र दिशा में आ भी रहे हैं पश्चिम दिशा में जा भी रहे हैं, मतलब कि दोनों दिशाओं में अणुओं की गति चलती रहती है, पानी का आना पानी का जाना समान दर से चलता रहेगा, लेकिन तल जो होगा वो एक संतुलित अवस्था में बना रहेगा, मतलब कि साम्यावस्था बनी रहेगी, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होगी, गतिक प्रकृति। मतलब कि यहाँ पर भी आप ये बोल सकते हो कि HI के अणुओं की क्रिया होती रहेगी, H2I2 का निर्माण होता रहेगा, H2I2 जिस तरह से बनेगा HI का निर्माण होता रहेगा, HI से H2I2 बनना, H2I2 के मिलने से HI का बनना, तो दोनों दिशाओं में अणुओं की गति चलती रहती है साम्यावस्था के दौरान। गतिक प्रवृत्ति का होता है, प्रकृति का होता है, किस प्रकृति का होता है, गतिक प्रकृति का होता है। इसको आप नोट कर लें फटाफट जल्दी से। अब यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट आता है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक साम्य स्थिति को प्रभावित नहीं करता, लेकिन साम्य अवस्था प्राप्त करने की गति को बढ़ाता अवश्य। तो क्या लिखा है, उत्प्रेरक साम्य स्थिति को प्रभावित नहीं करता। समझ रहे हो मेरी बात, उत्प्रेरक जो होता है साम्य स्थिति को प्रभावित नहीं करता, मतलब कि साम्य जिस स्थिति पर प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा, उत्प्रेरक के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्प्रेरक क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं उत्प्रेरक क्या। चलो चलो हटाओ, हम इसको शुरू से बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। पहले तो उत्प्रेरक होता क्या यार, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, अभिक्रिया की स्पीड को प्रभावित करता है। जैसे कि कहीं पर आग लगी हुई है, उस आग में अगर आप घी डाल दोगे तो वो आग और तेज हो जाएगी, आग लगने की स्पीड बढ़ जाएगी, आग बहुत तीव्र हो जाएगी। तो कहने का मतलब हम बोलते हैं ना आग में घी का काम करना, आग में घी डालोगे तो भैया आग और तेज हो जाएगी। तो घी वहां पर किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया को तेज करता है, स्पीड बढ़ाता है, उसकी गति को बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। जब भी कहीं उत्प्रेरक प्रेजेंट होगा तो वो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाएगा, बेटा किसको बढ़ाएगा, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाएगा, उसकी गति को बढ़ाएगा। तो उत्प्रेरक का काम अभिक्रिया की गति को बढ़ाना है, लेकिन साम्य को प्रभावित नहीं करता, साम्य स्थिति को प्रभावित नहीं करता। साम्य की स्थिति मतलब कि साम्य जिस पोजीशन पर आपको मिल रहा है ना वो उसी पोजीशन पर ही मिलेगा अगर आप उत्प्रेरक का उपयोग कर लो। तो उत्प्रेरक साम्य की स्थिति को प्रभावित नहीं करता, जिस पोजीशन पे आपको साम्य प्राप्त हो रहा है, जिस कंडीशन में आपको साम्य, जिस स्थिति में आपको साम्य प्राप्त हो रहा है उस स्थिति को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ाता है। मतलब कि साम्य कितना जल्दी प्राप्त होगा वो जरूर प्रभावित होने वाला है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक डालोगे तो साम्य की प्राप्त होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा साम्य। पहले साम्य 10 सेकंड में प्राप्त हो रहा था, अब साम्य 5 सेकंड में प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ समझो। या पहले साम्य 50 सेकंड में प्राप्त हो रहा था, अब साम्य 10 सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि साम्य को प्राप्त करने की जो गति है, स्पीड है, वो बढ़ जाती है उत्प्रेरक मिलाने पे, लेकिन साम्यावस्था की जो स्थिति है वो वहीं की वहीं रहती, साम्य की स्थिति को प्रभावित नहीं करता, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, चल तो अब आते हैं नंबर 4। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको, तो उत्प्रेरक किस प्रकार से साम्य की स्थिति को प्रभावित करता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पहले भी आपको बता चुका हूँ, साम्यावस्था के दौरान अग्र अभिक्रिया की गति अभिक्रिया की गति के समान होती है। अग्र अभिक्रिया की गति पश्च अभिक्रिया की गति की क्या होती है, समान होती है। साम्यावस्था के दौरान अग्र अभिक्रिया की गति और पश्च अभिक्रिया की गति क्या होती है भैया, बराबर, ये हम पहले देख चुके हैं। अच्छा नंबर 5, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसमें पहले बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट करता हूँ। साम्यावस्था प्राप्त हो गई है ये कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि इस अभिक्रिया के दौरान हमको साम्यावस्था मिल चुकी, तो कैसे पता चलेगा। एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि साम्यावस्था पर सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर होती है। साम्यावस्था पर सांद्रता स्थिर हो जाती है, कलर में भी परिवर्तन नहीं, जितने भी देखने योग्य गुणधर्म है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि सांद्रता स्थिर होती है, रंग स्थिर हो जाता है साम्यावस्था पर,
दाब स्थिर हो जाता है, प्रेशर स्थिर हो जाता है, घनत्व स्थिर हो जाता है। साम्यावस्था मिश्रण का जो घनत्व होता है ना, वो घनत्व कांस्टेंट हो जाता है, घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अपवर्तनांक के मान स्थिर हो जाते हैं। तो साम्यावस्था पर सांद्रता स्थिर, रंग स्थिर, दाब स्थिर, घनत्व स्थिर और अपवर्तनांक स्थिर हो जाता है, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब अगर कहीं पर साम्यावस्था प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, अगर मुझे चेक करना है तो मैं ये देख लूंगा क्या क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता स्थिर है या नहीं। अगर स्थिर है मतलब साम्यावस्था मिल चुकी है। क्या किसी तरह का कोई कलर परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, कलर परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब कि साम्यावस्था क्या है, प्राप्त हो चुकी है। दाब स्थिर है यानी अगर दाब कांस्टेंट है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कि साम्यावस्था प्राप्त हो चुकी है। घनत्व भी चेक कर सकते हो, घनत्व चेक कर लो, अपवर्तनांक चेक कर सकते हो, अगर ये वाले गुणधर्म किसी बिंदु पर स्थिर हो जाते हैं तो ये साम्यावस्था प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो नोट करो फटाफट जल्दी से, यहाँ तक की बात क्लियर। चलिए नंबर 6 लिखिए। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान क्या होता है, साम्यावस्था पर डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज और, साम्यावस्था पर ये आप लिख सकते हैं, साम्यावस्था पर डेल्टा जी जीरो हो गया। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रखना, साम्यावस्था को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करता। देखो, साम्य की अवस्था को उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करता, लेकिन हाँ उसको प्राप्त करने की स्पीड को जरूर बढ़ाता है। तो साम्यावस्था को ताप, दाब आदि कारक क्या करते हैं, प्रभावित। मतलब कि मान लो आपने साम्यावस्था पर अभिक्रिया, ऐसे समझो, मान लो अभिक्रिया साम्यावस्था, अगर कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में है मतलब कि स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में, और इस प्रकृति के अंदर, इस दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्थायित्व चाहता है। अगर आप इसके स्थायित्व को बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो ये फिर से किसमें आने की किसमें आने की कोशिश करेगा, साम्यावस्था में आने की कोशिश करेगा। कोई भी प्रकृति में पदार्थ हो, चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, कैसा भी प्रोसेस हो, हर इंसान, हर प्रोसेस, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर कोई इस दुनिया में क्या चाहता है, स्थायित्व चाहता है। अगर ये अभिक्रिया साम्यावस्था में है मतलब कि अभिक्रिया क्या है, स्थायी है। तो अगर आपने इस अभिक्रिया में कोई भी परिवर्तन किया मतलब कि आपने इसके स्थायित्व को बिगाड़ दिया, तो ये अभिक्रिया फिर से क्या कोशिश करेगी, साम्यावस्था में आने का प्रयास करेगी। क्यों, ताकि इसको फिर से स्थायित्व मिल जाए। तो ध्यान रखना, कोई भी अभिक्रिया स्थायित्व को प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करती है, और अगर आपने इसके स्थायित्व को छेड़ने का प्रयास किया, इसके स्थायित्व को बिगाड़ने का प्रयास किया, आपने इसकी साम्यावस्था को बदलने का प्रयास किया, आपने इसको चेंज करने का प्रयास किया, तो भैया ये अभिक्रिया फिर से कहां आने की कोशिश करेगी, स्थिर अवस्था में आने की कोशिश करेगी। तो साम्यावस्था पर एक बात ध्यान रखना, साम्यावस्था पर ताप, दाब, सांद्रता, आयतन में परिवर्तन का प्रभाव होता है। अतः किसी भी कारक द्वारा यदि साम्यावस्था को बदला जाए तो अभिक्रिया पुनः साम्यावस्था में आने का प्रयास करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ली शेतेलियर का सिद्धांत। इसी को हम बोलते हैं ली शेतेलियर का सिद्धांत, ली शेतेलियर का सिद्धांत। ये क्या कहलाता है, ली शेतेलियर का सिद्धांत। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले, इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो मान लो अगर साम्यावस्था पर आपने किसी भी तरीके से साम्यावस्था को छेड़ने का प्रयास किया, आपने उसको परेशान करने का प्रयास किया, आपने अगर उसको परेशान किया तो भैया साम्यावस्था फिर से कहां पे आ जाएगी, अगर आपने चेंज करने का प्रयास किया तो अभी फिर से साम्यावस्था में आने का प्रयास करेगी। तो अगर साम्यावस्था पर ताप, दाब, सांद्रता, आयतन आदि के द्वारा अगर आप किसी तरह से उसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, किसी भी कारक द्वारा अगर आप साम्यावस्था को बदलने का प्रयास करेंगे, तो अभिक्रिया फिर से कहां आने का प्रयास करेगी, साम्यावस्था में आने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो अभिक्रिया को क्या प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। ये भैया इनके गुणधर्म है जो कि हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं गुलबर्ग वागे का नियम। गुलबर्ग गुलबर्ग वागे का नियम, गुलबर्ग वागे का नियम क्या है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, पदार्थों की क्रिया करने की दर जो होती है, जैसे मान लो गुलबर्ग वागे का नियम क्या बोलता है, जैसे मान लो एच आई, मैंने पात्र के अंदर एच आई लिया, टेम्परेचर, मान लो किसी पात्र में अगर मैंने एच आई लिया है, तो एच आई की क्रिया करने की जो दर होगी बेटा, वो क्रिया कारक की सांद्रता पे निर्भर करती है। गुलबर्ग वागे का नियम बोलता है कि एच आई की क्रिया करने की दर जो होगी, किसी भी क्रिया कारक या किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो स्पीड होगी, उसकी जो गति होगी, उसका वेग होगा, इस स्पीड से वो अभी क्या करना है, वो स्पीड जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी, क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। जैसे मान लो ये देखो, मान लो आपने H2 और I2 को एक बर्तन में लिया, H2 और I2 के क्रिया करने की दर जो होगी
वो H2 और I2 की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। ये ऐसा बोलना है किसका? गुलबर्ग-वागे का। गुलबर्ग-वागे बोलते हैं किसी क्रिया के दौरान क्रिया करने वाले पदार्थों की क्रिया करने की दर, किसी क्रिया के दौरान क्रिया करने वाले पदार्थों की क्रिया करने की दर उस अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती सांद्रता के सांद्रता के समानुपाती सांद्रता के घात सांद्रता के घातांक, या ये बोल दो आप इसको ऐसे लिखो, क्रिया करने की दर उस अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता पर चढ़ी हुई घात के सांद्रता के समानुपाती। ठीक है, ऐसे लिखते चलो। तो अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में क्रिया कारकों की उस सांद्रता के समानुपाती, ऐसे लिखते चलो कि उस सांद्रता के समानुपाती है जिसमें सांद्रता पर क्रिया कारकों के गुणांक घातों के रूप में चढ़े होते हैं। देखो क्या है ये अभी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा A प्लस बी C प्लस डी, मान लो ये अभिक्रिया साम्यावस्था पर, इस पर है साम्यावस्था। A प्लस बी मिलकर के C प्लस डी का निर्माण कर रहे हैं, इसको हम अग्र बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया। और C प्लस डी मिलेंगे और A प्लस बी का निर्माण होगा, इसको हम बोलेंगे पश्च अभिक्रिया बोलेंगे। अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर अभिक्रिया की दर, मैं आपको बोलता हूँ अगर अभिक्रिया की दर, या मैं आपको बोलता हूँ कि A और B की क्रिया करने की दर, A और B जिस स्पीड से क्रिया कर रहे हैं वो स्पीड, A और B की क्रिया करने की दर या अभिक्रिया की दर, अगर अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगी? ये समानुपाती होगी इन क्रिया कारकों की सांद्रता की। लेकिन क्रिया कारकों की कौन सी सांद्रता के समानुपाती? जिसमें क्रिया कारकों के आगे लगे ये जो गुणांक होते हैं ना, ये गुणांक इन सांद्रता की घातों पर चढ़े होते हैं। किस पर चढ़े होते हैं? सांद्रता की घातों पर चढ़े होते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, किसी भी क्रिया के दौरान क्रिया करने वाले पदार्थों की क्रिया करने की दर, या इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में क्रिया कारकों की उस सांद्रता के समानुपाती है। अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की, ये और भी क्रिया कारक है, इन क्रिया कारकों की उन सांद्रताओं के समानुपाती है जिनमें सांद्रता पर क्रिया कारकों के गुणांक घातों के रूप में चढ़े होते हैं। जिनमें सांद्रताओं पर क्रिया कारकों के गुणांक, गुणांक कितने हैं? एक एक, गुणांक घातों के रूप में चढ़े होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर अभिक्रिया की दर अगर मुझे लिखनी है तो अगर अभिक्रिया की दर क्रिया कारक ए और बी की उन सांद्रताओं के समानुपाती है जिनमें इनकी सांद्रताओं पर घातों के रूप में कौन चढ़े हुए? इनके गुणांक चढ़े हुए। ये आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो मैं फर्स्ट अभिक्रिया की दर लिखना चाहूँ, अगर मान लो मैं फर्स्ट अभिक्रिया की दर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? फर्स्ट अभिक्रिया की दर जो कि वो किसके समानुपाती है? फर्स्ट अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों ने, देखो अभिक्रिया अगर ऐसे जाएगी तो क्रिया कारकों ने सी और डी, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे इनके आगे गुणांक क्या है? एक एक, तो इन पे घात क्या चढ़ जाएगी? एक एक चढ़ जाएगी। इस तरह से हमको ये व्यंजक लिखना, इसी को हम बोलते हैं गुलबर्ग-वागे नियम। ठीक है, ये गुलबर्ग-वागे नियम है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, गुलबर्ग-वागे नियम में यहाँ सांद्रता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहाँ सांद्रता की जगह सक्रिय द्रव्यमान का इस्तेमाल हुआ था। और सच्चाई सक्रिय द्रव्यमान ही है, सांद्रता नहीं है। सांद्रता तो हम समझने के लिए लिखते हैं, सक्रिय द्रव्यमान को आजकल सांद्रता बोल दिया गया है, लेकिन वाकई में यहाँ पे सांद्रता की जगह क्या था? सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, इसमें सांद्रता मतलब कि सक्रिय द्रव्यमान, सांद्रता को हम क्या बोलते थे? सक्रिय द्रव्यमान। गुलबर्ग-वागे ने जो अपना नियम दिया वो सांद्रता के रूप में ना लिख करके सक्रिय द्रव्यमान के रूप में दिया था। सक्रिय द्रव्यमान बुलाता है, और ये सक्रिय द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान है जो कि अभिक्रिया के दौरान क्रियाशील होता है। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है बेटा क्रियाशील द्रव्यमान। ऐसे समझो यार, मान लो मैंने 100 ग्राम लिया है क्रिया का, लेकिन 100 ग्राम में से 95 ग्राम की क्रिया में भाग लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियाशील द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है वो द्रव्यमान जो कि क्रिया में भाग लेता है। मैंने 100 ग्राम लिया, लेकिन 100 ग्राम में से केवल 50 ग्राम या 70 ग्राम या 80 या 90 ग्राम ही क्रिया में भाग ले रहा है, पूरा भाग नहीं ले रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? सक्रिय द्रव्यमान। तो गुलबर्ग-वागे ने बोला कि ये जो दर होती है ना, वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान, उस सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता पर उनके गुणांक घातों के रूप में चढ़े होते हैं। लेकिन बाद में क्या मतलब कि ऐसा हम मान लेते हैं कि ये सक्रिय द्रव्यमान कुछ और नहीं, इनकी सांद्रता ही है। तो सांद्रता को हम सक्रिय द्रव्यमान के रूप में
मान लेते हैं, जो भी सांद्रता दे रखी होती है। तो सक्रिय द्रव्यमान मतलब कि सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान को हम सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? सांद्रता के रूप में। और ये सांद्रता किसमें होती है? मोलेरिटी में, मोलरता में। किस रूप में होती है? मोलरता में। मतलब कि सक्रिय द्रव्यमान का इकाई क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर। ये आ जाएगी सक्रिय द्रव्यमान की इकाई, मोल प्रति लीटर। इस तरह से सारी बातें हो जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब अगर मान लो मैं एक उदाहरण लिखता हूं, ए प्लस बी सी डी डी, मान लो इसका मतलब ये कोई अभिक्रिया दे रखी है, तो इस अभिक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया की दर हम क्या लिखेंगे? अग्र अभिक्रिया की दर, ये अग्र और ये हो जाएगी पश्च। अग्र अभिक्रिया की दर क्या होगी? ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, ए पे गुणांक क्या है? एक, तो ये ए आ जाएगा। बी के गुणांक क्या है? बी, ऊपर बी आ जाएगा। पश्च अभिक्रिया की दर ये समानुपाती है सी के गुणांक सी, डी के गुणांक डी, पावर पे चले जाएंगे। अगर अभिक्रिया की दर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर एफ। पश्च अभिक्रिया की दर को हम प्रदर्शित करते हैं आर बी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर बी से। अच्छा, अगर ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है, साम्य अवस्था पर हम क्या लिख सकते हैं? साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होती है पश्च अभिक्रिया की दर के। साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। अग्र अभिक्रिया क्या है? ये अग्र अभिक्रिया की दर, ये पश्च अभिक्रिया की दर। मतलब कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अग्र अभिक्रिया की दर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, यहाँ पे क्या लगेगा? एक स्थिरांक एफ लगेगा, ए की पावर ए, बी की पावर बी। पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर को मैं क्या लिखूंगा? आर बी, इसका स्थिरांक हो जाएगा के बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी। बस आर एफ बराबर आर बी, साम्य अवस्था पर आर एफ बराबर आर बी, तो यहाँ आ जाएगा के एफ ए की पावर ए, बी की पावर बी बराबर के बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी। ये आ जाएगा। यहाँ से मैं के एफ बटा के बी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा सी की पावर सी, डी की पावर डी बटा ए की पावर ए, बी की पावर डी। ये हो जाएगा। बात समझ में? ये आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? के एफ अग्र अभिक्रिया का दर। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। क्या बोलते हैं? अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। अच्छा, के बी बराबर क्या होगा? के बी बराबर होगा पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ठीक है, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक बटा पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ये भी दर स्थिरांक, ये भी स्थिरांक, स्थिरांक स्थिरांक मिलकर के एक नया स्थिरांक आ जाएगा। बराबर क्या हो गया? सी की पावर सी, डी की पावर डी, सी की सांद्रता की पावर सी, डी पे डी, ए पे ए, बी पे बी। अच्छा, यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए बी सी डी क्रमशः, ए बी सी डी इस सक्रिय द्रव्यमान है, और इस सक्रिय द्रव्यमान को हम सांद्रता से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो ये बन गया। और इस नए स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक। क्या बोलते हैं भैया इसको? साम्य स्थिरांक बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, साम्य स्थिरांक की कोई इकाई नहीं होती। साम्य स्थिरांक की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि क्योंकि साम्य स्थिरांक की कोई इकाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सक्रिय द्रव्यमान है। सक्रिय द्रव्यमान की हम कोई इकाई नहीं लेते, ये तो भैया क्रियाशील द्रव्यमान है, ये कोई इकाई नहीं है इसकी। लेकिन वो हम अपने सहूलियत के लिए मानते हैं, भैया इस सांद्रता के हिसाब से माना जाएगा। हम अपने सहूलियत के हिसाब से हम इसको बाद में सांद्रता के हिसाब से हम लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो साम्य स्थिरांक की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि यह सक्रिय द्रव्यमान से व्यक्त किया जाता है, जो कि एक क्रियाशील मात्रा है, जिसकी कोई इकाई नहीं होती। ध्यान रखना, इसकी कोई इकाई नहीं है। ऐसा कभी मत करना कि यहाँ मोल प्रति लीटर, यहाँ मोल, वो बात अलग है कि ठीक है मोल प्रति लीटर में आपने इकाई निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल में इसकी कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ये एक सक्रिय द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित होता है, मतलब कि क्रियाशील द्रव्यमान, जिसकी अपने आप में कोई इकाई यहाँ पर नहीं होती। तो ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो, तो ये सारी बातें हैं। क्लियर? चलो, अब जैसे मान लो उदाहरण, उदाहरण ठीक है, जैसे मान लो मैंने कभी का लिखी N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये बनता है 2NH3 गैस। मुझे बोला जाए कि इसका साम्य स्थिरांक के लिख के बताओ।
मुझे बोला जाए इसका साम्य स्थिरांक के लिख के बताओ अभिक्रिया का। तो सीओडी क्या, उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता उनके उनके गुणांक, उत्पाद कौन है अमोनिया, तो यहाँ पे आ जाएगा अमोनिया की सांद्रता, उसके ऊपर घात के रूप में उसके गुणांक चढ़ जाएंगे 2 बटा क्रियाकारक, क्रियाकारक क्या है N2, नीचे की तरफ क्या है क्रियाकारक, देखो ए और बी क्या है क्रियाकारक, नीचे की तरफ कौन है क्रियाकारक, N2 क्रियाकारक, H2 क्रियाकारक, N2 आगे गुणांक क्या आ जाएगा 1, H2 के आगे गुणांक क्या 3, यहाँ पे घात में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा साम्य स्थिरांक का एक्सप्रेशन इस अभिक्रिया के लिए। ऐसे हम साम्य स्थिरांक का एक्सप्रेशन लिखते हैं। और उदाहरण देखने आ जाओ, और उदाहरण देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा PCl5 गैस, ये है PCl3 प्लस Cl2 गैस, गैस। यहाँ पे अगर आपको साम्य स्थिरांक लिखना है तो साम्य स्थिरांक के बराबर उत्पाद की सांद्रता हमेशा ऊपर क्या आएगा, उत्पाद की सांद्रता Cl2, सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, नीचे आ जाएगा क्रियाकारक की सांद्रता, गुणांक कितने 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1, यहाँ पे कितना 1 1, ये हो जाएगा। इस तरह से हम साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, शुद्ध द्रव, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, शुद्ध द्रव तथा ठोसों के सक्रिय द्रव्यमान को इकाई रूप में माना जाता है, क्योंकि शुद्ध द्रव और ठोस के सक्रिय द्रव्यमान को इकाई रूप में माना जाता है क्योंकि इनके घनत्व या बोल सकते हैं इनके सक्रिय द्रव्यमान जो है समय के साथ स्थिर रहते हैं। इनके द्रव्यमान जो होते हैं, सक्रिय द्रव्यमान समय के साथ स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके सक्रिय द्रव्यमान को हम क्या मानते हैं, इकाई मानते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे कि उदाहरण मान लो मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। चल अब यहाँ देखिए, ये आपको कोई मैंने अभी देखिए, मैंने बोला किसका साम्य स्थिरांक लिखो, तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम उत्पाद, उत्पाद कौन है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बटा क्रियाकारक कौन है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी सांद्रता। अब मैंने आपसे क्या बोला कि शुद्ध द्रव और ठोस के सक्रिय द्रव्यमान को इकाई रूप में माना जाता है। ये कौन है ठोस, ठोस को क्या मानेंगे इकाई मानेंगे, ये कौन है ठोस, इसको क्या मान लेंगे इकाई मानेंगे। शुद्ध द्रव और ठोस के द्रव्यमान को इकाई मानते हैं, मतलब कि यहाँ पर केवल और केवल हम क्या लिखेंगे CO2 की सक्रिय द्रव्यमान, तो K बराबर हो जाएगा CO2 का सक्रिय द्रव्यमान। तो हमेशा ध्यान रखना ठोसों के और द्रवों के सक्रिय द्रव्यमान को हम इकाई मानते हैं, क्या मानते हैं इकाई मानते हैं, ऐसे प्रदर्शित करना है। तो ये तो होता है आपका साम्य स्थिरांक, क्या हो जाएगा भैया साम्य स्थिरांक, तो एक हम बोलते हैं साम्य स्थिरांक। दाब के पदों में, दाब के पदों के रूप में साम्य स्थिरांक Kb। चल अब हम आगे की बात करते हैं, दाब के पदों के रूप में साम्य स्थिरांक Kb, ये किसके पदों के रूप में है, सांद्रता के पदों में। कैपिटल K का मतलब होता है सांद्रता के पदों में या सक्रिय द्रव्यमान के पदों में स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक जब भी सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता के पदों में होगा तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब हमको देखना है दाब के पदों के रूप में साम्य स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं Kb, ये कैसे प्रदर्शित होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अभी क्या लिखनी है, जैसे ये मान लो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये होता है 2NH3 गैस, ये दिया। ठीक है, अब मुझे बोला जाए कि इसका Kp लिखो दाब के पदों में, तो देखो साम्य स्थिरांक तो मैंने अभी आपको बताया, साम्य स्थिरांक क्या होगा, सांद्रता के पदों में तो ऐसे लिखती हूँ, उत्पाद की सांद्रता उसके आगे गुणांक क्या 2, सांद्रता के पदों में ऐसे लिखती हूँ, सांद्रता इसके आगे गुणांक 1, सांद्रता के पदों के रूप में ऐसे लिखती हूँ, इसकी सांद्रता H2 सांद्रता के पदों के रूप में ऐसे लिखती हूँ। लेकिन हमें दाब के पदों के रूप में लिखना है, मतलब कि मुझे Kp लिखना है। Kp कैसे लिखूंगा, उत्पाद की सांद्रता की जगह दाब, दाब के पदों में क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का दाब, इसका गुणांक कितना 2 2 आ जाएगा बटा दाब के पदों में क्रियाकारक N2 और H2, N2 का दाब इंटू H2 का दाब, H2 का दाब, घात क्या आ जाएगी। इस तरह से हम दाब के पदों में साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दाब के पदों में है और ये सांद्रता के पदों में, दाब के पदों में Kp लिखते हैं और सांद्रता के पदों में Kp। बस अंतर इतना सा है, सांद्रता के पदों में कैपिटल K हो जाएगा और दाब के पदों में लिखना तो यही दाब आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ P NH3 का मतलब है अमोनिया का आंशिक दाब, अमोनिया का आंशिक दाब। PN2 का मतलब है नाइट्रोजन का आंशिक दाब, H2 का मतलब है हाइड्रोजन का आंशिक दाब। तो प्रेशर मतलब कि सभी का आंशिक दाब। अच्छा आंशिक दाब क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं गैस, गैसियस स्टेट के अंदर, द्रव्य की अवस्था चैप्टर के अंदर। आंशिक दाब का मतलब टोटल जितना प्रेशर है कंटेनर के अंदर, उसका कितना भाग किसी एक घटक का है। मान लो टोटल प्रेशर है 10, 10 में से 3 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का है, 2 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का, 5 एटमॉस्फेयर अमोनिया का।
10 में से 3 भाग जो है वो नाइट्रोजन का है, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन का आंशिक दाब। जितना दाब वो लगा रहा है वही उसका आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर। तो ये हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पे आ गया। अच्छा अब केपी और केसी में, केपी और के में क्या संबंध है वो भी हम देखेंगे। चलो सांद्रता के पदों में ये जो साम्य स्थिरांक है बेटा, इसको हम कई बार केसी से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सांद्रता के पदों में, कंसंट्रेशन के पदों में तो इसको हम क्या लिखते हैं केसी, क्योंकि सांद्रता के पदों में तो इसको हम क्या लिखते हैं केसी, क्योंकि सांद्रता के पदों में तो इसको हम केसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सांद्रता के पदों में तो इसको आप केसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सांद्रता के पदों में तो इसको आप के या केसी भी लिख सकते हैं। के या केसी का मतलब होता है सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक। क्लियर? और भी पहले कहीं लिखा है तो भी हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ तक की बात क्लियर। चलो अब हम देखेंगे केपी और केसी में क्या संबंध है, केपी तथा केसी में संबंध, केपी और केसी में क्या संबंध है। ठीक है, मैं फिर से आता हूँ इस अभिक्रिया पे, ए प्लस बी बी ये देता है सी सी प्लस डी डी। ठीक है, इस अभिक्रिया को देख करके हम संबंध निकालें। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे आंशिक दाब तभी आएगा जब गैसीय क्रियाकारक और गैसीय उत्पाद दे रखे होंगे। आंशिक दाब हमेशा गैसीय घटक का ही होता है, अगर ये उत्पाद गैसीय अवस्था में तो आंशिक दाब आएगा, क्रियाकारक गैसीय अवस्था में तो भी आंशिक दाब आएगा। तो आंशिक दाब यहाँ पर हम उसी का लिखेंगे जो गैस अवस्था में। ध्यान रखना आंशिक दाब के रूप में केवल गैसीय क्रियाकारक तथा गैसीय उत्पाद को ही व्यक्त किया जाता है। ये ध्यान रखना, आंशिक दाब के रूप में केवल गैसीय क्रियाकारक और गैसीय उत्पाद को ही व्यक्त किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो अगर मान लीजिए गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। चलिए अब हम सबसे पहले लिखेंगे इसका केसी। चलो इसका केसी कैसे लिखते हैं, केसी बराबर उत्पाद की सांद्रता उसके घात सी, टी की सांद्रता स्मॉल टी बट्टा क्रियाकारक की सांद्रता ए उसके आगे गुणांक स्मॉल ए, बी की सांद्रता उसके आगे गुणांक स्मॉल बी। अच्छा केपी अगर लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, केपी बराबर उत्पाद क्या है सी, सी का आंशिक दाब, गैस रूप में है इसलिए हम सी का आंशिक दाब लिखते हैं। गैसीय उत्पाद क्या है डी, गैसीय उत्पाद कौन है डी, डी का आंशिक दाब। सी के आगे गुणांक क्या है सी, तो ये पावर में सी आ जाएगा। डी के आगे गुणांक क्या है डी, स्मॉल डी आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए के आगे गुणांक क्या है ए, ए का आंशिक दाब बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि गैसीय क्रियाकारक है तो मैं उसका आंशिक दाब लिख सकता हूँ। उसके आगे गुणांक क्या आ जाएगा ए, बी का आंशिक दाब, बी का गुणांक, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे की हम बात करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, गैस समीकरण में पीवी बराबर हमने लिखा था एन आर टी, क्या लिखा था एन आर टी, और पी बराबर हमने लिखा था एन बाई वी आर टी। पी बराबर एन बाई वी को हम क्या लिखते हैं मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर को हम लिखते हैं सांद्रता इंटू आर इंटू टी। इसका मतलब अगर मुझे ए की सांद्रता लिखनी है, ए की सांद्रता, ए का दाब लिखना है प्रेशर है ना, अगर मुझे ए का दाब लिखना है तो ए की सांद्रता आर इंटू टी, अगर मुझे बी का दाब लिखना है तो बी की सांद्रता आर इंटू टी, सी का दाब लिखना है तो सी की सांद्रता आर इंटू टी, और डी का दाब लिखना है तो डी की सांद्रता आर इंटू टी। इसका मैं इस फॉर्मूले के अंदर में क्या लिख सकता हूँ, केपी बराबर टीसी, टीसी मतलब क्या सी सी आर टी है ना, इसमें पावर क्या चल जाएगी स्मॉल सी, डी का दाब, डी का दाब मतलब सी डी आर टी, इसमें पावर क्या चल जाएगी डी बटा ए का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब क्या रखा देखो सी ए आर टी, इसमें घात क्या चल जाएगी स्मॉल ए, और पी भी कितना रहेगा पी सी बी आर टी, इसमें घात क्या रहेगी स्मॉल बी। ये आ गया हमारे पास समीकरण। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ के पी बराबर, मैं काम करता हूँ सी सी इस पे घात सी, सी डी इस पे घात स्मॉल डी। ठीक है, ये क्या आर टी पे पावर सी, आर टी पे पावर सी, और यहाँ आर टी पे पावर डी है तो मैं लिखता हूँ सी प्लस डी, ऐसा लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय सी ए पे पावर क्या ए डॉट सी बी पे पावर क्या बी, ये क्या आर टी आर टी, आर टी पे पावर क्या ए और आर टी पे पावर क्या बी, ऐसा लिख सकता हूँ। इजी है ना। अब देखो सी का मतलब क्या है सांद्रता, सी का मतलब सांद्रता, सी की सांद्रता, डी की सांद्रता, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता। सांद्रता को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सांद्रता को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो सांद्रता को मैं वैसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है केसी के बराबर, तो ये पूरा किसके बराबर है केसी के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ केपी बराबर, ये पूरा किसके बराबर, तो सी से लिखो या सांद्रता ऐसे सी ब्रैकेट में लिखो, ये पूरा बराबर है केसी के। यहाँ पे क्या आर टी ए, चलो सी प्लस डी, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी, इसमें से किसको माइनस कर दो ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी को माइनस कर दो। इजी ना, मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया
Kp बराबर KCRT C प्लस डी माइनस A प्लस बी, ये आ जाएगा भैया Kp और Kc में संबंध, ये हो जाएगा Kp और Kc में संबंध। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, C प्लस डी माइनस A प्लस बी को मैं डेल्टा एनजे भी बोलता हूँ, C प्लस डी माइनस A प्लस बी तो मैं डेल्टा एनजे भी बोलता हूँ। उत्पादों के जो गैसीय मोल है उसमें से क्रियाकारकों के मोल माइनस कर दो। उत्पादों के जो मोल है, गैसीय उत्पादों के जो मोल है उसमें से गैसीय क्रियाकारकों के जो मोल है तो माइनस कर दो। गैसीय उत्पादों के मोल ये है गैसीय उत्पाद के मोल, उसमें से माइनस कर दो गैसीय क्रियाकारक के मोल। गैसीय उत्पाद के मोल में से गैसीय क्रियाकारक के मोल माइनस कर दो। तो हम इसका मतलब फॉर्मूला लिख सकते हैं Kp बराबर KCRT डेल्टा एनजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो इस पे आने से पहले अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत सारी थ्योरी हमने अभी पढ़ ली है, हम अब देखेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। आ जाओ, चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखा है, A प्लस बी देता है C प्लस डी। अभिक्रिया के लिए अगर अभिक्रिया फर्स्ट अभिक्रिया का वेग नियतांक अगर अभिक्रिया के लिए K1 है, फर्स्ट के लिए K2 है, तब अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक क्या होगा? हमें बताया साम्य नियतांक क्या होता है, देखो क्या बताया था, इधर देखो साम्य नियतांक, साम्य स्थिरांक बराबर अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक बटा पश्च अभिक्रिया का स्थिरांक। बहुत बढ़िया, अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक बटा पश्च अभिक्रिया का स्थिरांक। अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक क्या है K1, पश्च अभिक्रिया का स्थिरांक क्या है K2, K1 बटा K2, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एसटीपी पर O2 के 5.6 लीटर का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात है। सक्रिय द्रव्यमान मतलब कि ये सांद्रता की बात कर रहा है, और मैंने आपको बताया सांद्रता किसमें आएगी, यहाँ पे मोलरता में। और मोलरता का मतलब होता है क्या, मोल प्रति लीटर। मोल कितने हैं बताओ, एसटीपी पर मोल ज्ञात करें तो एसटीपी पर गैस के मोल, क्या फॉर्मूला बताया था, एसटीपी पर गैस के मोल मतलब कि दिया हुआ लीटर बटा 22.4, कैसे आएंगे, दिया हुआ लीटर कितना 5.6 बटा 22.4, 1/4 मोल, ये आ गया 1/4 मोल। इस मोल को हम रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 1/4 मोल लीटर। एसटीपी पर लीटर कितने होते हैं एक मोल के, 22.4, एसटीपी पर कितना 22.4 लीटर होता है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.044 कैपिटल एम। इस तरह से आपको करना, तो ध्यान रखना आपको अगर सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोलरता। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या है, मोलरता, और मोलरता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। मोल कहां से ज्ञात करोगे, दिया हुआ लीटर बटा 22.4, एसटीपी पर दिया हुआ लीटर बटा 22.4, दिया हुआ लीटर कितना 5.6, 5.6 बटा 22.4, 1.4 मोल, ये मोल मैंने यहाँ पे रख दिया 1/4, 1.4 नहीं 1/4 लीटर। एसटीपी पर लीटर में आता है एक मोल कितना 22.4, इसको रखो आंसर प्राप्त करो। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ऐसे करना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा जो कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रहे होंगे। चलिए निम्न अभिक्रियाओं के लिए केसी और केपी के प्रदर्शन लिखिए और समांगी और विषमांगी साम्य में वर्गीकृत करें। सबसे पहला N2O4 गैस, ये बदलता है 2NO2 गैस। एक तो मुझे बताना है कि समांगी साम्य है विषमांगी साम्य, ये बताना है। देखिए मुझे बताइए कि ये समांगी साम्य है या विषमांगी साम्य। तो क्रियाकारक भी गैस उत्पाद भी गैस, तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक प्रावस्था समान है, मतलब कि समांगी साम्य। ये क्या हो जाएगा, समांगी साम्य। अब इस समांगी साम्य के लिए मुझे क्या लिखना है, केसी। तो कैसे लिखना, केसी का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके ऊपर गुणांक क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्रियाकारक की सांद्रता N2O4, उसके आगे गुणांक कितना है 1, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा केसी। केपी लिखना है, केपी भी लिख सकते हैं। केपी बराबर क्या होगा, गैसीय उत्पाद कौन है NO2, NO2 का आंशिक दाब, इसके आगे गुणांक क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2। गैसीय क्रियाकारक का आंशिक दाब, इसके आगे गुणांक क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। इस तरह से केपी आता है। ऐसे हम केपी और केपी हर किसी के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरे की बात करें। दूसरा क्या देखा, देखो सेकंड देखा है 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस, 4H2O गैस, Fe3O4 4H2, Fe3O4 4H2 गैस, ये देखा है। हमें पूछा है कि समांगी साम्य है विषमांगी साम्य, बताओ क्या ये समांगी साम्य है या विषमांगी साम्य, बताओ कौन सा साम्य है, समांगी या विषमांगी। दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है, भौतिक अवस्था सॉलिड भी है गैस की, विषमांगी साम्य। भौतिक अवस्था अलग अलग है तो भौतिक प्रावस्था अलग होंगी। अगर भौतिक अवस्था अलग अलग है तो प्रावस्था अलग होगी 100%। विषमांगी क्या हो जाएगा, विषमांगी साम्य। चलो इसका केसी लिखते हैं। केसी बराबर क्या आएगा, Fe3O4 की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता
गुणा क्या 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइडेड क्रिया कारक Fe की सांद्रता गुणा की H2O की सांद्रता गुणा क्या 4। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे बात बोली थी कि जब भी कोई शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव दे रखा हो, याद करो मैंने आपसे बोला था जब भी शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव दे रखा हो, ठोस का मतलब उसकी सांद्रता को इकाई मान लो, ठोस का मतलब उसकी सांद्रता को इकाई मान लो। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक हो जाएगा तो ये H2 पे पावर आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय H2O, इस पे पावर आ जाएगी 4। अगर मुझे इसका केपी लिखना है तो केपी में हमेशा आंशिक दाब के रूप में लिखते हैं, और आंशिक दाब केवल गैसीय घटकों का आता है। गैसीय घटक कौन सा, हाइड्रोजन का आंशिक दाब पावर 4 बटा, यहाँ कौन है गैसीय घटक, पानी का आंशिक दाब उस पे पावर 4। तो ये कैसे हो जाएगा, दो के बाद तीन, तीसरा क्या है NH4HS सॉलिड, NH3 का गैस प्लस H2S गैस, ये देखा है। हमें बताना कि समांगी साम्य है विषमांगी स्थान है। ये तो सॉलिड दे रखा लेकिन ये गैस अवस्था अलग अलग है, सॉलिड ठोस और गैस अलग अलग। विषमांगी कौन सा साम्य, विषमांगी साम्य तो केसी बराबर उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है अमोनिया की सांद्रता H2S की सांद्रता डिवाइडेड बाय ये कौन है सॉलिड की सांद्रता हम कितनी लिखते हैं 1, ये हो जाएगा आपका केसी, इसको लिखेंगे केसी। केसी के बाद हमको लिखना है केपी हम किस रूप में लिखते हैं, आंशिक दाब के रूप में। आंशिक दाब केवल और केवल गैसीय घटकों का होता है। गैसीय घटक कौन है अमोनिया, तो अमोनिया का आंशिक दाब इनटू H2S का आंशिक दाब, ये हो जाएगा भैया आपका केपी। ऐसे हम केसी केपी लिख सकते हैं। नंबर 4 क्या देखा, देख लेते हैं CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे देखा है CH3COOH लिक्विड, C2H5OH लिक्विड, CH3COOH5 CH3COOC2H5 लिक्विड प्लस, ये ट्राई करना चाहोगे आप, मैं कोई मिस्टेक नहीं करना, एक बार ट्राई करना चाहोगे, चलो मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आप लिखो इसको H2 लिक्विड, तो ये आ जाएगा H2O लिक्विड। चलो एक बार ट्राई करोगे, पहले तो ये बताओ कि समांगी साम्य है या विषमांगी साम्य, द्रव है, सारे द्रव है। जब सब द्रव हो तो शुद्ध, सब द्रव हो मतलब कि सबकी भौतिक प्रावस्था समान है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, सब प्रावस्था समान, समांगी साम्य। अब आपको लिखना है केसी और केपी। चलो ये वाला पार्ट करके बताओ केसी और केपी कैसे है, करो ट्राई करो, आपको दे रहा हूं मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो बताइए कैसे लिखेंगे इसको, लगाइए थोड़ा भेजा और बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए अब कैसे कैसे लिखेंगे बताओ, क्या लिखा है CH3CO2C2H5 की सांद्रता, उधर क्या पानी की सांद्रता डिवाइडेड बाय एक है CH3COOH और एक है C2H5OH। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो लिक्विड है, द्रव है, तो द्रव की सांद्रता को तो इकाई करना होगा, द्रव की सांद्रता को इकाई करना होगा। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन बेटा ये शुद्ध द्रव में नहीं आते, ध्यान रखना है शुद्ध द्रव में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी एक्वस फॉर्म में होती है। जब भी पानी के अंदर कोई भी पदार्थ उपस्थित है वो शुद्ध द्रव में नहीं आता, वो एक्वस मीडियम में आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर इकाई नहीं मानते। ध्यान रखना इस विशेष अभिक्रिया के अंदर इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अच्छा इसका केपी जो है वो हम नहीं लिख सकते, केपी हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि केपी लिखने के लिए हमें घटकों के गैसीय भौतिक अवस्था में उपस्थित होना रिक्वायर्ड होता है। घटकों की यहाँ पे कोई भी भौतिक अवस्था गैसीय नहीं, किसी भी घटक की कोई भौतिक अवस्था गैसीय नहीं, केपी को लिखना है तो गैसीय घटक होने जरूरी है, क्योंकि आंशिक दाब के रूप में लिखते हो, आंशिक दाब हमेशा गैसीय घटकों की आती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो 5 MgCO3 सॉलिड, चलो 5 में देखा है MgCO3 सॉलिड, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो क्या है, ये सॉलिड है और ये गैस, विषमांगी, इसको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी साम्य, क्या बोलते हैं, विषमांगी साम्य। इसका कैसे लिखना, ये लो कैसे बराबर हो जाएगा, उत्पाद कौन है CO2 की सांद्रता डिवाइडेड बाय, ये तो सॉलिड है, सॉलिड मतलब कि क्या हो जाएगा इकाई, ये क्या सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा इकाई, मतलब कि केसी को हम लिखेंगे CO2 की सांद्रता के रूप में। अच्छा केपी क्या होगा, केपी बराबर हो जाएगा, हम केवल गैसीय घटकों का ही आंशिक दाब लिखते हैं, गैसीय घटक का आंशिक दाब प्रेशर ऑफ CO2, ये आंसर है, गैसीय केपी ऐसे आ जाएंगे। नंबर 6 H2S, ये कर लोगे आप, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, समांगी साम्य आएगा, और मेरे ख्याल से केसी केपी लिख सकते हैं। इसका केसी क्या हो जाएगा, देखो केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर क्या हो जाएगा, H2 लिखा है तो ये H2, ठीक है, H2 इसकी सांद्रता गुणांक क्या है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा बटा H2S पे घात कितना आएगा, H2S पे घात आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये आ गया केसी के बाद केपी, केपी मतलब कि आंशिक दाब के रूप में H2 का आंशिक दाब और H2 का आंशिक दाब,
इस पे घात 2, H2 का आंशिक दाब बटा H2S का आंशिक दाब, उसके घात ऊपर घात आ जाएगी 2, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये वाला आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आप कर लेना, और ये भी मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। बस ध्यान रखना सॉलिड और लिक्विड इनकी सांद्रताओं को हम यूनिट लिखते हैं, ठीक है, तो इकाई हो जाएंगे बेटा, जहां पे भी सॉलिड और द्रव होंगे वहां पे इकाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना ये लिक्विड है, इसकी सांद्रता को 1 लेना है, ये सॉलिड है, इसकी सांद्रता को भी 1 लेना, ये ध्यान रखना। तो ये या एक क्वेश्चन हो गया जो कि हमको ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे हमको इसको करना है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4 में। देखो ये क्वेश्चन 4 देखो, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो है जो एक दिशा में गति करती है, दोनों दिशाओं में गति करती है, स्वतः गति करती है, सभी कथन गलत है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है जो अग्र दिशा में भी जाती है पश्चिम में भी जाती है, मतलब कि दोनों दिशाओं में जाती है। मुझे लगता है इसमें कुछ दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 5, एक रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था पर है जब, रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था पर कब है, जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या होती है, समान। बिल्कुल सही। अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद मिल जाए ना, उत्पाद का निर्माण न्यूनतम हो नहीं, समान मात्रा में नहीं, क्रियाकारक उत्पाद की मात्रा समान नहीं होती, स्थिर हो जाती है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 लीटर के पात्र में उपस्थित 96 ग्राम O2 है, सांद्रता क्या होगी। चलो तो सांद्रता मतलब कि सक्रिय द्रव्यमान मोल प्रति लीटर, लीटर कितना, 2 लीटर, तो ये आ जाएगा 2। मोल निकालने O2 के, O2 के मोल कैसे आएंगे, ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय ग्राम अनुभार। ग्राम में मात्रा कितनी है 96, O2 की ग्राम में मात्रा कितनी है 96, O2 का ग्राम अनुभार कितना है 32, कितना आ रहा है 3 को रखो यहाँ पे, ये आ गया 1.5, आंसर आ जाएगा 1.5 मोल प्रति लीटर। छोटा सा क्वेश्चन है, एक ये फॉर्मूला और दूसरा ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले यूज करो, आंसर निकालो। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7 बताओ, साम्य के लिए अभिक्रिया की दर का वक्र है, कौन सा ग्राफ सही है इनमें से बताओ। मैंने आपको बता रखा है कौन सा ग्राफ सही है इनमें से, ये वाला ग्राफ सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है। तो याद करो मैंने आपसे बोला है कि ग्राफ सारे ही सही है। साम्यावस्था पर सांद्रता स्थिर भी हो सकती है, साम्यावस्था के बाद में क्रियाकार उत्पाद की सांद्रता ज्यादा और क्रियाकार की कम भी हो सकती है, और साम्यावस्था के बाद में उत्पाद की कम और क्रियाकार की ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। सारे सही है, सारे ग्राफ हमने पढ़ रखे, ऑल आर करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को देखो, इंग्लिश मत पढ़ना, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो हिंदी में इसको सॉल्व करो, इंग्लिश मत पढ़ना, आप तो हिंदी में सॉल्व करो, ठीक है। हिंदी में देखो, रीडिंग लगाओ इसकी, क्वेश्चन 8 लगाओ, मैं थोड़ा साइड में बताऊं, आप इसकी रीडिंग लगाओ इस क्वेश्चन की। अब देखो आपको प्रश्न में क्या बोला गया, आपको प्रश्न में बोला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके NH3 बनाते हैं और नाइट्रोजन D2 क्रिया करके ND3 बनाते हैं। तो ए और बी पात्र में अभिक्रिया सामने पर है, तो ए वाली अभिक्रिया भी इस पात्र में हो रही और बी वाली अभिक्रिया भी इस पात्र में हो रही, ये भी इस पात्र में हो रही, ये भी इस पात्र में हो रही, मतलब कि इस पात्र के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया भी बना रहा है और इसी पात्र में नाइट्रोजन ड्यूटेरियम के साथ मिलकर के ND3 भी बना रहा है। तो हमें बताना है एक पात्र सी, हमें बताना है कि सी पात्र में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों को एक साथ रखते हैं तब साम्य पर कितने यौगिक उपस्थित है। हमें बताना है कि ये वाले भी यहाँ पर है, ये वाले भी यहाँ पर है, जब सारे यहाँ पर है तो हमको बताना है साम्य पर टोटल कितने यौगिक होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है, अगर जब दोनों यहाँ पर है तो टोटल यहाँ पर कितने यौगिक होंगे बताना है। तो देखो एक तो अंदर कौन सा नाइट्रोजन, तो एक यौगिक तो कौन सा नाइट्रोजन, दूसरा यौगिक यहाँ पे कौन सा है हाइड्रोजन, तीसरा यौगिक यहाँ पे कौन सा ड्यूटेरियम, चौथा यहाँ पर कौन है अमोनिया, पांचवा यहाँ पर कौन है ND3। ये 5 यौगिक तो वो है जो कि हमको सामने से दिखाई दे रहे हैं, हाँ भाई नाइट्रोजन भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है, ड्यूटेरियम भी है और ND3, ये तो हमको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 यौगिक तो हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बर्तन में हाइड्रोजन भी है, बर्तन में ड्यूटेरियम भी है। तो भैया एक बात बताओ, अगर बर्तन में हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम भी तो आपस में क्रिया करके HD का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन भी आपस में जुड़ करके H बॉन्ड D ये वाला यौगिक बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे HD भी उपस्थित है। ये वाला सामने भी तो हो सकता है भाई, ये दोनों दे रखे तो ये भी तो आपस में क्रिया कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अमोनिया जो है इस अमोनिया की जगह NH2D भी आ जाए। चलो अभी मैं समझाता हूँ इसको कैसे। तो ये वाले 6 यौगिक तो है वो हमको समझ में आ गए, ठीक। अब अगर बर्तन के अंदर ये वाला यौगिक उपस्थित होगा तो ये देखो, अगर ये उपस्थित है तो नाइट्रोजन के साथ में हो सकता है ये भी क्रिया कर ले, समझ रहे हो मेरी बात, हो सकता है नाइट्रोजन के साथ में ये भी क्रिया कर ले, तो इससे क्या बन जाए, हो सकता है NH2D बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि NHD ये बन जाए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर ले, 2 हाइड्रोजन मिले तो NH2D हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन ड्यूटेरियम के साथ क्रिया करे तो 2 ड्यूटेरियम के साथ NHD2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि NH2D भी हो सकता है और NHD2 भी हो सकता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यौगिक यहाँ पर
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। साम्यावस्था पर बहुत सारे घटक यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आज हमने सारी बातें की, आपको ये ध्यान रखना है। हमने आज केसी और केपी के व्यंजक क्या होते हैं वो निकाले, इनको कल पढ़ के आना क्योंकि इसमें मैं कल क्वेश्चंस करूंगा। केसी और केपी पे आज हमने क्वेश्चन नहीं किए, एक ही क्वेश्चन किया, कल हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब थोड़ा सा क्विज पर। साम्य अवस्था पर सही कथन कौन सा, बताइए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। उत्क्रमणी अभिक्रिया बंद पात्र में होती है, अभिक्रिया बंद पात्र में होती है, साम्यावस्था प्राप्त करती है, बोथ और नन। पहले क्वेश्चन देखते हैं, साम्यावस्था पर सही कथन कौन सा है, सांद्रता स्थिर होती, सही है। उत्क्रमणी अभिक्रिया में होती है, ये और भी दोनों करेक्ट है। दोनों की सांद्रता बराबर, क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर नहीं होती। उत्क्रमणी अभिक्रिया बंद पात्र में होती है, बिल्कुल सही है। साम्यावस्था प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। बोथ, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो आज हमने मेनली हमने बच्चों केपी और केसी के बारे में पढ़ा और इनके रिलेशन के बारे में देखा। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है। पैनल